नमस्कार। आज हम भारत के बनने की उस कहानी में चलेंगे जो अक्सर किताबों से छूट जाती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे आज के भारत ने सिर्फ आज़ादी ही नहीं पाई, बल्कि अपनी सीमाओं को, अपने नक्शे को खुद गढ़ा। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत लंबी और कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया थी। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस बातचीत की शुरुआत महात्मा गांधी के इस बहुत ही शक्तिशाली कथन से करते हैं। ये बात सीधे सीधे दिखाती है कि भारत के बंटवारे के पीछे कितनी गहरी भावनाएं और कितनी बड़ी राजनीतिक खींचतान थी। मतलब ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये एक साझा इतिहास और पहचान पर एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसने आने वाले समय की नींव रख दी। तो देखिए, आज़ादी के साथ साथ दो पहाड़ जैसी चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो गईं। पहली, बंटवारे का वो दर्दनाक दौर जिससे लाखों लोग उजड़ गए। लेकिन एक और चुनौती थी जो शायद इससे भी बड़ी थी। वो थी 565 रियासतें। इन सबको एक करके एक ऐसा भारत बनाना जो टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके बीच बीच में सैकड़ों छोटे बड़े आज़ाद राज्य हों, जिनके अपने राजा, अपनी फौज और अपने कानून हों। ये एक बहुत ही मुश्किल पहेली थी जिसे भारत के नए नेताओं को सुलझाना था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 565। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन रियासतों की संख्या थी जिनके शासकों को ये फैसला लेना था कि वो भारत के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे या फिर आज़ाद रहेंगे। मतलब एक बिखरे हुए देश की आशंका बिल्कुल सच थी। तो फिर इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटा कैसे गया? यहीं से शुरू होती है महान एकीकरण की कहानी, और इसके नायक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एक ऐसा काम था जिसके लिए चट्टान जैसी इच्छा शक्ति और गजब की राजनीतिक सूझबूझ दोनों की ही जरूरत थी। और ये काम बहुत तेजी से हुआ, कई तरीकों से। कहीं राजनीतिक बातचीत से, तो कहीं जनता की राय लेकर, जैसा जूनागढ़ में हुआ। और हैदराबाद जैसे कुछ मामलों में जब बातचीत से बात नहीं बनी तो ऑपरेशन पोलो जैसी सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी। मतलब ये कूटनीति और बल दोनों का एक मिला-जुला मिशन था। अब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इन रियासतों के मिलने के साथ ही भारत का नक्शा पूरा हो गया था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आना अभी बाकी था। एक ऐसा अध्याय जो कई दशकों बाद लिखा गया और जिसने भारत के संविधान की एक अनोखी ताकत को सबके सामने लाया। चलिए अब जरा खास तौर पर सिक्किम के मामले को देखते हैं। 1975 तक सिक्किम हिमालय में बसा एक अलग राज्य था जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत की थी। लेकिन फिर वहां एक ऐसा संकट पैदा हुआ जिसने भारत के संविधान में छिपी एक असाधारण शक्ति को दुनिया के सामने ला दिया। हुआ यूं कि सिक्किम में राजशाही के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जब हालात बिगड़ने लगे तो वहां के प्रधानमंत्री ने भारत से मदद मांगी और भारत में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद एक जनमत संग्रह हुआ और कमाल देखिए, 97.5% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया और इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सब कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे हुआ? कोई भी देश अपनी स्थापना के इतने सालों बाद एक पूरे के पूरे राज्य को अपने संघ में कैसे शामिल कर सकता है? इसका जवाब किसी राजनीतिक समझौते में नहीं, बल्कि भारत के संविधान के पन्नों में ही छिपा है। और वो जवाब है संविधान का अनुच्छेद 2। इसे भारतीय संविधान का एक स्वागत द्वार भी कह सकते हैं। एक ऐसा कानूनी रास्ता जो देश की सीमाओं को लचीला बनाता है और नए इलाकों को शामिल होने को मौका देता है। तो ये अनुच्छेद 2 कहता क्या है? आसान भाषा में ये भारतीय संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर अपनी शर्तों पर भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य के लिए देश को बढ़ने का एक कानूनी रास्ता पहले से ही तैयार रखा था। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बीच का फर्क। देखिए, अनुच्छेद 2 बाहरी इलाकों को भारत में शामिल करने के लिए है, जैसे सिक्किम। वहीं अनुच्छेद 3 देश के अंदर ही मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने के लिए है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। एक बाहर से जोड़ने के लिए, दूसरा अंदर ही बदलाव करने के लिए। तो ये जो कानूनी ताकत है, ये हमें भारत के नक्शे के बनने की बड़ी कहानी से जोड़ती है। ये दिखाती है कि भारत की सीमाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है,
बल्कि ये तो एक जीती जागती कहानी है जो समय के साथ बदलती रही है। और हाँ, ये सिर्फ सिक्किम तक ही नहीं रुका। अनुच्छेद 2 जैसी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके ही 1954 में पुडुचेरी, 1961 में गोवा, दमन और दीव जैसे इलाके भी भारतीय संघ का अटूट हिस्सा बनी। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 2 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत की उस सोच का प्रतीक है जो एकता को मजबूत करने के लिए लचीलेपन को अपनाता है। ये एक ऐसा संवैधानिक विचार है जो कहता है कि भारत का दिल हमेशा नए इलाकों को अपने परिवार में शामिल करने के लिए खुला है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। भारत के नक्शे की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक राष्ट्र हमेशा बनता रहता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि क्या किसी राष्ट्र का नक्शा कभी सच में पूरा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।